नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बात करेंगे बीएड सेकेंड पेपर से अधिगम के साधक एवं बाधक कारक के बारे में। सीखने के बहुत से कारक हैं, जिसमें जो है कुछ कारक गति देते हैं और कुछ जो है अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो उन्हीं पर बात करेंगे। शिक्षण विधि जब होता है, जब सिखाया जाता है, तो उसमें कुछ बाधक और कुछ साधक कारक भी होते हैं। तो इसमें जो है साधक कारक और बाधक कारक। तो सबसे पहले साधक कारक को देखेंगे। इसमें जो है अभिप्रेरणा, रुचि, अवधान, लक्ष्य, समूह, गतिशीलता। इसके बाद जो है बाधक कारक, इसमें थकान, अंतर्द्वंद, दुश्चिंता, कुंठा, भग्नाशा, अहंग, अध्ययन की अनुपयुक्त विधि। तो ये सब जो है साधक एवं बाधक कारक है। इसका अब आगे वर्णन करेंगे। बाधक कारक में जो है अभिप्रेरणा को देखें तो अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। इसमें जो है मनोविज्ञान में जो किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी ऊर्जा पैदा करती है जिससे वह कार्य विशेष को करने के लिए प्रोत्साहित होता है, उसे जो है अभिप्रेरणा कहते हैं। इस प्रक्रिया में भावात्मक और क्रियात्मक पहलुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पहले व्यक्ति भावात्मक रूप से आतुर होता है और फिर उसे उसका अंजाम क्रियात्मक रूप में देखता है, उत्साह और उमंग के साथ। जब अभिप्रेरणा की स्थिति होती है, तब सीखने वाला जो होता है अति शीघ्र सीख जाता है और इस स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान या क्रिया अस्थायी होता है। अगला है रुचि। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रुचि को देखें तो मनुष्य की वह मानसिक संरचना जो उसे किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया से स्वाभाविक रूप से जोड़ती है और उस ओर मनुष्य का जो ध्यान स्वाभाविक रूप से केंद्रित हो जाता है। और ऐसे स्थिति में बच्चों में जो सिखाए जाने वाले ज्ञान या क्रिया के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, उसे वह अपना लेता है और उसके प्रति वह अपना ध्यान केंद्रित करता है, वह शीघ्र ही सीख जाता है। रुचि जब जागृत होती है तो सीखने की प्रक्रिया बहुत ही प्रभावी ढंग से जो है आगे बढ़ती है और रुचि के आधार पर सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी होता है। अगला है अवधान यानी कि अटेंशन। रुचि और अवधान एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। व्यक्ति की जिस वस्तु, व्यक्ति, क्रिया या विचार में रुचि होती है, वह उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है। वैज्ञानिक भाषा में देखें तो जब व्यक्ति का चेतन मन उसकी इंद्रियों द्वारा ग्रहण की गई किसी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया अथवा विचार पर केंद्रित होता है, तो उसे जो है अवधान कहा जाता है। कभी कभी जो है अवधान नहीं होने के बाद व्यक्ति के सामने कोई क्रिया होती रहती है, आँख कान खुला होता है, लेकिन उसे ध्यान नहीं रहता है कि मेरे सामने क्या हुआ, और बाद में जब पूछा जाता है तो वह बता नहीं पाता है। इसीलिए सीखने की प्रक्रिया में अटेंशन का होना यानी कि ध्यान केंद्रित होना बहुत ही आवश्यक है। अगला है आकांक्षा का स्तर। प्रत्येक व्यक्ति में जो है एक आकांक्षा का स्तर होता है। कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के और क्षमता के अनुकूल सीखता है, कोई अपने योग्यता और अनुकूलता से क्षमता जो है उससे कम सीखता है, और कोई व्यक्ति जो होता है अपनी योग्यता और क्षमता से अधिक सीख लेता है। तो ये जो है आकांक्षा के स्तर में आता है और इसका जो निर्णय है वह मनुष्य खुद करता है। इसीलिए इसे स्वप्रेरणा का कार्य कहा जाता है और शिक्षा के क्षेत्र में भी यह काम करता है। देखा जाता है कि जिन शिक्षार्थियों का आकांक्षा का स्तर अधिक होता है, वह ध्यान केंद्रित करके शीघ्रता से विषय को सीख लेता है। समूह गतिशीलता। समूह जो होता है वह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होता है। उसके सभी सदस्यों के जो है समान उद्देश्य होते हैं, समान रुचि और समान भावनाएं, और जो है सभी समान रूप से उत्तरदायित्व भी लेता है, आपस में अंतःक्रिया करता है, एक विचार के साथ काम करता है। और ये समूह कक्षा के समस्त छात्र छात्राओं के बीच भी होता है। जो समूह जितना अधिक गतिशील होता है, उसके सभी सदस्य भी उतने ही अधिक गतिशील होते हैं।
और उनके बीच में जो है अंतःक्रिया की गति उतनी ही अधिक होती है। सीखने के उद्देश्य को लेकर के ये समूह उतने ही अग्रसर होते हैं, यानी कि उतना ही जल्दी वो सीख जाते हैं। तो समूह गतिशीलता भी एक साधक कारक है। समूह गतिशील होना जो है सकारात्मक रूप से हो। अगला देखेंगे सीखने के बाधक कारक। तो जो कारक सीखने की प्रक्रिया की गति कम करते हैं वो बाधक कारक में आते हैं। इसमें जो है थकान, अंतर्द्वंद, दुश्चिंता, भग्नाशा यानी कि कुंठा वगैरह, अहंग, अध्ययन, अध्यापन की अनुपयुक्त विधियां प्रभावित करता है। थकान चाहे शारीरिक हो या मानसिक, दोनों ही स्थिति में यह अधिगम में बाधक होता है। जब छात्र या शिक्षक थकान की स्थिति में होती है तो न तो उसे सीखने में रुचि होती है और न सिखाने में। दोनों में जो है अवधान की कमी हो जाती है, यानी अटेंशन नहीं होता है, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, और जिससे जो है सिखाने के लिए क्रियाशीलता भी कम हो जाती है और जो छात्र होता है वो भी सीख नहीं पाता है। इस प्रकार से जो है शिक्षण एवं अधिगम में थकान एक बाधक हुआ। देखेंगे अंतर्द्वंद यानी कि संघर्ष। जब किसी व्यक्ति के मन में किन्हीं दो विरोधी लक्ष्यों या विचारों के बीच द्वंद्व चलता रहता है और उनमें से जो किसी एक का चयन नहीं कर पाता है तो उसकी इस मानसिक स्थिति को जो है द्वंद्व या अंतर्द्वंद कहते हैं। अंतर्द्वंद की स्थिति में जो है व्यक्ति में संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाता है और यह तनाव तब तक बना रहता है जब तक व्यक्ति किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता है। उदाहरण के लिए देखें तो एक जो छात्र है वह अपने पढ़ाई में भी उच्च कोटि का होना चाहता है और दूसरी तरफ खिलाड़ी बनना चाहता है, वो भी उच्च कोटि का। तो इस दोनों के बीच में जो है उसे अंतर्द्वंद चलता रहता है और किसी एक को जो है उसे चुनाव करना होता है। तो इस प्रकार से जो है अंतर्द्वंद भी शिक्षण में या अधिगम में बाधक होता है। अगला है दुश्चिंता। इसकी अगर बात करें तो इसमें जो है मनुष्य एक अनुमानित भय के कारण परेशान रहता है। जैसे कि गणित के पाठ पढ़ने से ही छात्र के मन में एक भय बना रहता है कि वह समझ नहीं पाएगा, इस कारण से वह अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और यह सीखने की प्रक्रिया में बाधक होती है। अगला है भग्नाशा यानी कि फ्रस्ट्रेशन। भग्नाशा की स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है, अपना मानसिक संतुलन वह खो बैठता है और कभी कभी उदासीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाता है और उसका मन जो है सीखने में वह अपना ध्यान बिल्कुल केंद्रित नहीं कर पाता है। ऐसा देखा जाता है कि कुछ छात्र परीक्षा के परिणाम से उसमें फ्रस्ट्रेशन आ जाता है जिस कारण से वो अपना पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता है और यह भी अधिगम की प्रक्रिया में बाधक है। यह है अहम अर्थात ईगो। मनोवैज्ञानिक भाषा में ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने में जो है खोया खोया सा रहता है, वह हर समय अपने विषय में ही सोचता रहता है और बाहर की दुनिया से कुछ अलग सा रहता है। तो ये स्थिति भी जो है अधिगम की प्रक्रिया में बाधक हो जाता है। अगला है अध्ययन अध्यापन की अनुपयुक्त विधियाँ। सीखने वाले जिस विधि से स्वयं सीखते हैं उसे अध्ययन विधि कहा जाता है और सिखाने वाले जिन विधियों द्वारा सिखाते हैं उन्हें अध्यापन विधि कहा जाता है। दोनों ही विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि शिशु को अगर जो है खेल और कहानी के द्वारा सिखाया जाता है क्योंकि उसमें उसको रुचि होता है। बाल्यावस्था का छात्र समूह क्रियाओं में भाग लेने में अधिक रुचि लेता है, इसीलिए उन्हें सामूहिक क्रियाओं द्वारा पढ़ाना सिखाना चाहिए। किशोरावस्था में जो है छात्र अर्थपूर्ण एवं तर्कपूर्ण क्रियाओं में रुचि लेता है, इसलिए सीखने और सिखाने की विधि छात्र के क्षमता के अनुसार से हो। अगर यह उपयुक्त विधि नहीं है तो यह अधिगम में बाधक होता है। तो ये था सीखने के साधक एवं बाधक कारक। अगर आपने ऑल एंड सब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे जो है आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी।
हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।